हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 8 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक। जो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक में हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। तो सबसे पहले है पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल। इसमें हमें देखना है कि जो डी ब्लॉक है वो पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन कहाँ पर है। द डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज द लार्ज मिडिल सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्लैंक्ड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। जो डी ब्लॉक होता है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे मिडिल में पाया जाता है और ये पीरियोडिक टेबल का लार्जेस्ट ब्लॉक है। और ये जो डी ब्लॉक होता है इसके एक साइड तो एस ब्लॉक है और दूसरी साइड पी ब्लॉक है, यानी जो डी ब्लॉक है हमारा वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक्स के बीच में है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पीरियोडिक टेबल है। इसमें ये हमारे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड ये हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप यहाँ पर 13 से 18 तक आप देख सकते हैं ये हमारा पी ब्लॉक है। तो इस पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में आप ये नीले कलर से देख सकते हैं, ब्लू कलर से, ये है हमारा डी ब्लॉक। इसमें ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स आते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में हमारा लार्ज मिडिल सेक्शन में हमारा यहाँ पर डी ब्लॉक पाया जाता है, जिसके एक तरफ एस ब्लॉक दूसरी तरफ पी ब्लॉक है। तो आप यहाँ पर इसकी पोजीशन देख सकते हैं। द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स रिसीव्स इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू 4 रोज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। तो जो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इसमें जो पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल वाली डी ऑर्बिटल होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है। कहने का मतलब है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं और डी ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं उसके आधार पर हमारी ट्रांजिशन मेटल की 4 रोज बनती हैं। पहली 3D, दूसरी 4D, 5D एंड 6D। यानी जो अगर हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं अगर उनकी 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो वो कौन सी सीरीज में आएंगे, 3D सीरीज में। अगर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनकी 4D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जा रहे हैं तो वो हमारे 4D सीरीज के मेटल होंगे। इसी तरीके से जो 5D सीरीज है, 5D सीरीज में क्या होता है, जो एटम की 5D ऑर्बिटल होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। इसी तरीके से जो 6D सीरीज है उसमें जो एलिमेंट की 6D ऑर्बिटल होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी डी ऑर्बिटल में फिल किए जा रहे हैं इसके आधार पर 4 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। देखिए ये हमारी 3D सीरीज, यहाँ पर ये वाली हमारी होगी 4D सीरीज, ये वाली होगी हमारी 5D सीरीज और ये वाली होगी हमारी 6D सीरीज। और ये सीरीज हम लेते हैं अलोंग द पीरियड। ये हमारा 4 पीरियड है तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये हमारी कौन सी सीरीज होगी, इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक जिंक तक ये होगी हमारी 3D सीरीज। ये वाली होगी हमारी 3D सीरीज। अब इसको 3D सीरीज क्यों कहा गया, इसको 3D सीरीज इसलिए कहा गया क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो 3D ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। इन सब एलिमेंट्स में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के जो एलिमेंट हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, इसलिए इसको कहा जाता है 3D सीरीज। वाई से लेकर यूट्रियम से कैडमियम तक 39 से 48 एटॉमिक नंबर तक ये होगी हमारी 4D सीरीज, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 4D ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ से लेकर 71 से 80 तक इसमें ये जो लैंथेनम है ये भी डी ब्लॉक में ही होता है। ये यहाँ पर नहीं दिया गया लेकिन जो लैंथेनम है ये भी डी ब्लॉक में ही लिया गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो Hg है 57 को फिर बाद में ये सारे आ गए एफ ब्लॉक के एलिमेंट। 57 के बाद यहाँ से 72 से 80 तक ये सारे हमारे 5D सीरीज हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसमें ये AC भी आता है, ये AC भी डी ब्लॉक का ही है, इसका 6D सीरीज का। तो AC के बाद LR से CN तक ये हमारी 6D सीरीज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 6D ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। अब इसमें एक टर्म दिया गया है पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल, यानी जो डी ऑर्बिटल होगा वो कौन सी ऑर्बिटल होगी, पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल वाली ऑर्बिटल। अब ये क्या होती है, तो देखिए हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का N-1 D, जिसमें D में भरे जाएंगे 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, और S में भरे जाएंगे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। यानी इसका मतलब क्या है, अगर N हमारे पास S ऑर्बिटल चौथी वाली है,
यानी यहाँ पर हमारे s ऑर्बिटल फोर्थ शेल की है, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल किसकी होगी 4-1 यानी 3d। अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है 4s है, तो यहाँ से d ऑर्बिटल कौन सी होगी 3d। 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3d ऑर्बिटल, इसका मतलब यह है। और इसमें से जो ये ns वाली ऑर्बिटल है इसको हम कहते हैं वैलेंस ऑर्बिटल, या फिर इसका दूसरा नाम है अल्टीमेट शेल। अल्टीमेट, ये आपको याद रखना है। इसमें से जो ये ns वाली ऑर्बिटल है ये होती है हमारी वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिटल, और ये वाली या फिर इसका दूसरा नाम है अल्टीमेट शेल। और इस ns ऑर्बिटल से एक कम यानी ns ऑर्बिटल से एक अंदर वाली जो ऑर्बिटल है n-1d, इसको कहते हैं हम पेनल्टीमेट शेल। इसका नाम क्या है पेनल्टीमेट शेल। तो ये टर्म आपको याद रखनी है। जो हमारी वैलेंस शेल है ns ऑर्बिटल या फिर वैलेंस या अल्टीमेट शेल है, इससे एक अंदर वाली शेल हमारी कहलाएगी पेनल्टीमेट शेल। तो यहाँ पर ns अल्टीमेट शेल है या वैलेंस शेल है, इसके एक अंदर वाली यानी n-1d ये कहलाएगी हमारी पेनल्टीमेट शेल। तो ये आपको टर्म 2 याद रखनी है। और उसमें क्या कहा गया है कि जो ऑर्बिटल हैं वो किस में भरे जाते हैं पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल में। जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरे जाते हैं पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल में। इसी के आधार पर उनको 3d 4d 5d और 6d में बांटा गया है। तो यहाँ पर d और कौन से d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे n-1d, जिसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। यानी जो हमारी वैलेंस शेल है उससे अंदर वाली जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होंगे, और इसी के आधार पर उनको 3d 4d 5d और 6d सीरीज में बांटा गया। और इसमें आपको एक और टर्म याद रखनी है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास ns ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है हमारे पास n-1d ऑर्बिटल। जो ये दो ऑर्बिटल हैं इनके बीच में बहुत ही कम लेस एनर्जी गैप होता है, यानी बहुत ही कम एनर्जी गैप होगा। हमारे पास दो ऑर्बिटल है, मान लीजिए ये ns वाली है सबसे बाहर वाली, और इसके अंदर वाली n-1d यहाँ वाली। तो जो ये ns ऑर्बिटल है और n-1d ऑर्बिटल है, इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होगा वो बहुत ही कम होता है। यानी ये किस तरीके से होती हैं, अगर ये हमारे पास ns ऑर्बिटल है तो जो n-1d ऑर्बिटल है ये बिल्कुल इससे चिपकी हुई होगी, इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल इससे चिपकी हुई होगी। कहने का मतलब है बिल्कुल इसके पास होगी। इनके बीच में इस वाली और इस वाली ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही लेस होगा। तो दूसरा पॉइंट हमें पता लग गया, ns और n-1d ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, जिसके कारण क्या होते हैं जो ns ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से कूदकर n-1d ऑर्बिटल के ऑर्बिटल में चले जाते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ns और n-1d ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम। एनर्जी गैप कम होने के कारण जो ns ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से n-1d ऑर्बिटल में कूदकर चले जाते हैं आसानी से, क्योंकि एनर्जी गैप कम, तो इनको ns ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को n-1d ऑर्बिटल में जाने में इतनी परेशानी नहीं होती, आसानी से चले जाते हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट क्या कि जो ns n-1d ऑर्बिटल ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें चले गए। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्योंकि बहुत कम है, तो जब बॉन्डिंग होगी उसमें ns के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे और n-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे। आपको पता है बॉन्डिंग में जनरली कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ये वैलेंस शेल है, ये पेनल्टीमेट शेल है। तो यहां पर इन दोनों शेल के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरी सेल में यानी ns ऑर्बिटल से n-1d ऑर्बिटल में आसानी से चले जा सकते हैं। जिसके कारण थर्ड पॉइंट, जब बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग में ns ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन भी, और n-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे। बॉन्डिंग में दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑल दी सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर सोन इन टेबल 8.1। ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज टेबल 8.1 में दी गई है, ये भी हम देखेंगे। तो अब है इसमें अगला टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी बता चुका। देखिए,
In general, the electronic configuration of outer orbital of these element is n-1d 1 to 10, ns 1 to 2. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट की होती है वो है n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2. यानी इसमें यह वैलेंस शेल है और यह पेनल्टीमेट शेल है। तो इसमें वैलेंस शेल में s ऑर्बिटल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और इससे अंदर वाली जो सेल है n-1d ऑर्बिटल उसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। The n-1 stand for the inner d orbital which may have 1 to 10 electron and the outermost ns orbital may have 1 or 2 electron। इसमें कहा गया n-1 का मतलब क्या है, अंदर की d ऑर्बिटल, यानी ns से अंदर वाली जो d ऑर्बिटल है। क्योंकि मान लीजिए ns अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 है तो ये हमारे पास 4s ऑर्बिटल, s कौन सी है, फोर्थ शेल की ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल कौन सी होगी 4 - 1 इंटू डी यानी 3d। तो ये तो फोर्थ शेल की ऑर्बिटल, ये थर्ड शेल की ऑर्बिटल, तो ये अंदर वाली हुई इसकी इनर, ये d ऑर्बिटल कौन सी हुई, इनर d ऑर्बिटल। और इसमें n-1 यानी d ऑर्बिटल में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। However, this generalization has several exceptions because of very little energy difference between n-1d and ns orbital। जैसा कि मैंने बताया n-1d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है, जिसके कारण कुछ एक्सेप्शन भी हैं। वो क्या, Furthermore, half and completely filled sets of orbital are relatively more stable। इसके अलावा जो ऑर्बिटल हाफ भरे होते हैं या पूरे भरे होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 हमारे पास डी के ऑर्बिटल हैं। अगर डी के ऑर्बिटल हाफ भरे होंगे, डी ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे होंगे, इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे होंगे तो ये कैसी कहलाएगी, हाफ फिल्ड। तो जो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। अगर ये डी ऑर्बिटल पूरी की पूरी फिल होगी, 6 7 8 9 और 10 डी ऑर्बिटल अगर ये पूरी की पूरी फिल होगी यानी फुली फिल होगी, तब भी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। यानी दो कंडीशन में स्टेबिलिटी होती है, या तो ऑर्बिटल आधी फिल हो, हाफ फिल हो, या ऑर्बिटल पूरी की पूरी फिल हो। इसी तरीके से अगर हम एस ऑर्बिटल की माने, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फिल्ड होगी, एच एफ हाफ फिल्ड, ये तब भी स्टेबल होगी, इस कंडीशन में भी स्टेबल होगी। अगर इसमें 2 के 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये फुली फिल्ड होगी, एफ एफ फुली फिल्ड, तब इस कंडीशन में भी ये स्टेबल होगी। तो ये आपको याद रखना है। तो एलिमेंट्स कब स्टेबल होगा, जब या तो उसकी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या ऑर्बिटल फुली फिल हो। A consequence of this factor is reflected in the electronic configuration of chromium and copper in the 3D series। अब जो ये स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है ये किस में देखा जाता है, क्रोमियम में और कॉपर में। जो हमारे पास 3D सीरीज है उसमें क्रोमियम और कॉपर में ये देखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर द केसेस ऑफ क्रोमियम विच हैज 3d5 4s1 configuration instead of 3d4 4s2 configuration। The energy gap between the two sets 3d and 4s of orbital is small enough to prevent electron entering the 3d orbital। अब यहाँ पर देखिए क्रोमियम के केस में क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, 3d4 4s2, लेकिन होता क्या है 3d5 4s1। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है और कैसे होता है इसका मैं आपको बता देता हूँ। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 या 6 है, 3s2 3p6 4s2 और 3d4 होना चाहिए था। ये होना चाहिए था। ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 10 2 12 6 18 2 20 और 24 होना चाहिए था ये इलेक्ट्रॉन, अगर हम जनरली बात करें। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, यहाँ पर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सही है, पहले वाला गलत था। अब ये 4s1 3d5 होता क्यों है, इसका कारण देखिए। यहाँ पर अगर हम बनाएं, ये हमारे पास क्या है 3d ऑर्बिटल, ये हमारे पास 4s ऑर्बिटल।
3d ऑर्बिटल में 1 2 3 4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, देखिए यहां पर इसका कारण। सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर देखिए, ये हमारी 3d, ये हो गई हमारी 4s। अब इसमें होता क्या है, 4s का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 थे, 4s का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर भरा जाता है, जिसके कारण 4s में बच जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें यहां पर इसके बाद हुआ क्या, यहां पर जो 3d है वो आप देख सकते हैं, वो क्या हो गई, हाफ फिल्ड हो गई, और 4s भी क्या हो गई, हाफ फिल्ड हो गई। 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर जाने से ये जो 3d ऑर्बिटल है ये भी आधी भर गई, यानी हाफ फिल्ड हो गई, और यहां पर जो ये 4s ऑर्बिटल है ये भी हाफ फिल्ड हो गई। और आपको पता है जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होती हैं वो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होती हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो क्रोमियम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर भरा जाता है, यानी उसकी जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये वाली होती है 3d5 4s1, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या हो रहा है, क्रोमियम को स्टेबिलिटी मिल रही है, जिसके कारण 3d ऑर्बिटल भी हाफ फिल हो रही है, 4s ऑर्बिटल भी हाफ फिल हो रही है, जिससे क्रोमियम क्या हो रहा है, और ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो क्रोमियम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए उसकी जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है 3d5 4s1। इसी तरीके से कॉपर का केस है। कॉपर का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 29, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होना चाहिए था उसके पास 3d9 4s2 होना तो चाहिए था, ये 18 इसके, 9 इसके 27 और 2 29, 29 इलेक्ट्रॉन हो गए। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था ये, लेकिन ये नहीं होता। होता क्या है, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसका क्या केस है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, 3d ऑर्बिटल, ये हमारे पास 4s ऑर्बिटल, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन अगर ये वाला जो 4s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर भर दूं तो इसके बाद कंडीशन कैसी होगी, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, जब 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला गया, 3d ऑर्बिटल में चला गया, तो उसके बाद जो 3d ऑर्बिटल है वो तो हो गई फुली फिल्ड। देख सकते हैं आप, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 10, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। 3d ऑर्बिटल हो गई फुली फिल्ड, 4s ऑर्बिटल हो गई हाफ फिल। और आपको पता है अगर ऑर्बिटल आधी भरी हुई हो, हाफ फिल हो, या पूरी भरी हुई हो, तो एलिमेंट किस में आ जाता है, स्टेबल स्टेट में, तो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। तो कॉपर के केस में भी कॉपर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो 4s का इलेक्ट्रॉन है वो 3d ऑर्बिटल में चला जाता है, जिससे 3d ऑर्बिटल पूरी भर जाती है, जिसके कारण पूरी भरने के बाद उसको स्टेबिलिटी मिलती है, और 4s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाती है, ये भी स्टेबिलिटी देता है कॉपर को। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ पर क्यों जा रहा है, क्योंकि 4s ऑर्बिटल और जो ये 3d ऑर्बिटल है इनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम है, जिसके कारण ये यहाँ पर चला जाता है और कॉपर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो कॉपर की सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कॉपर की जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ये वाली, ऑर्गन के बाद 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि उनके बीच में इतनी एनर्जी होती है, इतनी स्मॉल, कि आगे जो 3d ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर पाएंगे। क्रोमियम के केस में जो 4s ऑर्बिटल है उसका एक और इलेक्ट्रॉन भी तो जा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि जब क्रोमियम को स्टेबिलिटी मिल गई उसके बाद क्रोमियम को क्या है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं। और कॉपर के केस में तो 3d ऑर्बिटल पूरी की पूरी भर गई, वहाँ से तो 4s का अगला इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉपर कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s1 एंड नॉट 3d9 4s2। इस तरीके से कॉपर के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही ये होती है, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होती है।
यानी जो 4s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है वो तो चला जाता है 3d ऑर्बिटल में, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन बचा वो नहीं जा पाएगा। वो क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि 3d ऑर्बिटल तो भरी गई। और इस केस में क्रोमियम को जब हाफ फील्ड हो जाती है उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है, तो इस केस में भी दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस डी ऑर्बिटल में एंटर नहीं कर पाता क्योंकि इसको स्टेबिलिटी मिल गई। अब ये दोबारा से अनस्टेबल थोड़ा ही होना चाहेगा। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर गिवन इन टेबल 8.1। टेबल 8.1 में इनकी आउटर ऑर्बिटल की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये हमारी फर्स्ट सीरीज़ है यानी 3D सीरीज, जिसमें इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। यहाँ पर ये हमारे एलिमेंट दिए गए हैं, ये इनके एटॉमिक नंबर, ये 4s ऑर्बिटल और ये 3D ऑर्बिटल, और ये इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये भरे गए हैं। तो ये सबसे पहले d ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरते हैं और साथ ही साथ इनकी जो ये एलिमेंट है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ट्रिक क्या है, इसके ऊपर मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूं और वो वीडियो मैंने अपलोड भी कर दी है। ये जो आप सीरीज देख रहे हैं, इन सीरीज में आप इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ट्रिक, साथ ही साथ 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरने की ट्रिक, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। वो वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूसरे जो ट्रिक वाली वीडियो है उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप वो देख सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने की ट्रिक, 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने की ट्रिक, और साथ ही साथ इन एलिमेंट्स, जो ये एलिमेंट्स हैं, इनको सीरीज वाइज, इस पीरियड वाइज याद करने की जो ट्रिक है, इन एलिमेंट्स को याद करने की जो ट्रिक है वो भी मैंने बता रखी है। तो देखें यहाँ पर स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। इसके 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 3D ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ऑर्गन तक हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन भरे गए। इसके बाद 3D और 4s, तो 4s में कितने भरे गए, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना 3D में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3D में 1, 4s 2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसी तरीके से आप टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। आउटर ऑर्बिटल की 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3D में 2 इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम में 4s में 2, 3D में 3। क्रोमियम में क्या हो गया, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3D में 5 क्यों भरे गए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, इसको हाफ फिल करने के लिए। ये इसमें एक्सेप्शन है, अलग तरीके से भरा जा रहा है। मैग्नीज में 4s में 2, 3D में 5, आयरन में 4s में 2, 3D में 6। इस तरीके से आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी देख सकते हैं। अब अगली सीरीज़ की अगर हम बात करें, सेकंड सीरीज़ यानी 4D वाली सीरीज़, जिसमें इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। इसमें यूट्रियम से स्टार्ट होते हैं, यूट्रियम का 39 के बाद इसमें 39 का मतलब इसमें क्रिप्टोन वाली होगी, क्रिप्टोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 36 इसका एटॉमिक नंबर होता है, क्रिप्टोन हो गया। बचा क्या, इसमें 4D में 1 इलेक्ट्रॉन और 5s, यहाँ पर ये 5 है, 5s2, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, 5s में 2, 4D में 1, जिरकोनियम में इसमें 2, इसमें 2, नियोबियम में इसमें 1 5s1 में और 4D में 4 इलेक्ट्रॉन, मोलिब्डेनम में 5s में 1, 4D में 5 इलेक्ट्रॉन। मोलिब्डेनम की अगर हम बात करें तो इसमें क्रिप्टोन, इसका 42 एटॉमिक नंबर है, 4D में, और ये 5s। अगर इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भरें तो 4D में कितने आएंगे, 4D में 4 आएंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वही क्रोमियम वाला काम, यहाँ पर भी इसको हाफ फिल करने के लिए जो 5s का एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाता है। तो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 4D5, 5s1। क्यों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि 5s 4D के बीच में एनर्जी गैप कम है और ये हाफ फिल हो जाएगी 4D वाली ऑर्बिटल। 4D वाली ऑर्बिटल अगर हाफ फिल हो गई तो मोलिब्डेनम को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो मोलिब्डेनम को स्टेबिलिटी देने के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली होगी। बाकी TC की आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं RH की 1 और 8। यहाँ पर ये पैलेडियम में देखिए, पैलेडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये क्रिप्टोन 36 पैलेडियम में, और ये 4D 5s होना चाहिए था क्या, 4D 8 5s2, लेकिन इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर ये 5s के जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो आ जाते हैं 4D में। वो क्यों, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, क्योंकि जो पैलेडियम का जो साइज है, कॉपर में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, जो क्रोमियम था उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, पैलेडियम में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जो पैलेडियम का जो साइज होता है वो लार्ज होता है।
पैलेडियम का साइज लार्ज होगा। लार्ज साइज होने के कारण जो आउटर ऑर्बिटल है उनके ऊपर जो न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो हो जाएगी कम। पैलेडियम का साइज होता है लार्ज साइज होने के कारण न्यूक्लियस जो फोर्स लगाता है वो आउटर ऑर्बिटल पर इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा। न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर फोर्स हो जाएगी कम, जिसके कारण ये पैलेडियम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो ये 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो किस में चले जाएंगे, 4d में। 5s के अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन 4d में चले गए तो 4d में कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण 4d ऑर्बिटल पूरी की पूरी फिल हो जाएगी, फुली फिल, जिसके कारण पैलेडियम को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये पैलेडियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए या तो आप ये एक्सेप्शन याद रख लें या जो ट्रिक बता रखी है उससे तो आपको ये पता ही लग जाएगा। तो पैलेडियम क्रिप्टॉन के बाद इसमें क्या होगा, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन, 5s में 0। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस डी ब्लॉक में तो ये आपको यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि पैलेडियम में क्या है, पैलेडियम अकेला है जिसमें s ऑर्बिटल में यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाली आपको याद रखनी है। इसी तरीके से Ag में 5s में 1, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें वही है कॉपर वाला केस, 5s का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला गया, 4d में, जिससे इसको ये फुली फिल हो गई या फिर स्टेबिलिटी इसको मिल गई। कैडमियम में 5s2, 4d 10, ये तो पूरी फिल होती ही है। इसी तरीके से अगर हम लैंथेनम अगली सीरीज़ की बात करें 5d सीरीज़ की, 5d सीरीज़ में क्या होगा, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57, यहाँ पर 6s में 2 और 5d में 1 इलेक्ट्रॉन। हैफनियम, इसमें 6s में 2 और 5d में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से ये चलती चली जाएगी। टंगस्टन 6s में 2, 5d में 4, यूरेनियम 6s में 2 और 5d में 5। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ऊपर इस वाले मोलिब्डेनम में तो क्या हो रहा था, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए इसको यहाँ पर क्या हो रहा था, इसमें एक 4s का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, लेकिन टंगस्टन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए 4s का इलेक्ट्रॉन इसमें मूव नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर भी तो यही हो सकता था, 6s का इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर देता, 6s में 1, 5d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इसका रीज़न क्या है, एक्सेप्शन तो है, अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है जैसे जैसे हम जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें नीचे चले जाते हैं, जैसे जैसे क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है, एटम का साइज बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, जो s ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम होती रहती है। आपको पता है टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74 और इसका साइज भी कितना बड़ा, जिसके कारण क्या होता है, जो यहाँ पर 6s ऑर्बिटल है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं हो पाती, इतनी इनफ एनर्जी नहीं हो पाती जिससे कि वो 6s के जो इलेक्ट्रॉन है उसको 5d में पहुँचा सके। 6s में जो 6s और 5d में एनर्जी गैप तो बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जा रहा है तो जो ये s ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी भी लोअर होती चली जा रही है, इसके पास इतनी इनफ एनर्जी नहीं हो पाती जिससे वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके और 5d में पहुँचा सके। इसके कारण टंगस्टन में ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मोलिब्डेनम में है और क्रोमियम में वो नहीं देखी जाती। बाकी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, दी गई है यहाँ पर। इसी तरीके से जो ये 4th सीरीज़ है 6d सीरीज़, इसमें इलेक्ट्रॉन 6d ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो 6d सीरीज़ है ये हमारी इनकम्प्लीट है अभी, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट अभी नहीं है और इसको हमें जो बुक है इसमें पढ़ना भी नहीं है। मेनली हम फोकस किस पे करते हैं, इस बुक में 3D, इस चैप्टर में हम 3D सीरीज़ पर फोकस करेंगे। बाकी आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी देख सकते हैं। इसमें Z इसका एटॉमिक नंबर Ac का, एक्टिनियम का 89, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, 6d में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम इनको बढ़ते चले जाएंगे। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दी गई है। The electronic configuration of outer orbital of zinc, cadmium, Hg and Cn are represented by the general formula n-1d10ns2। हमने देखा, यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो जिंक है, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर देखिए। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिंक में इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं d ऑर्बिटल में, n-1d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है और ns में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं। साथ ही साथ आप इसके केस में देखिए, कैडमियम में क्या है, n-1d में भी 10 इलेक्ट्रॉन और ns में 2 के 2 इलेक्ट्रॉन, Hg में भी यही और Cn में भी यही। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
जिंक, कैडमियम, Hg और Cn, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N-1 D में 10 और NS में 2। इन चारों के लिए जनरल फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इनकी d ऑर्बिटल में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और NS में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। The orbital in these elements are completely filled in the ground state as well as in their common oxidation state. Therefore, they are not regarded as transition element. इसको मैं फर्स्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो जिंक, कैडमियम, मरकरी और Cn है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी की पूरी भरी हुई होती है, चाहे ये ग्राउंड स्टेट में हो चाहे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। जिंक, कैडमियम, मरकरी और Cn को, Hg और Cn को ट्रांजिशन एलिमेंट हम क्यों नहीं कहते? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी जो ऑर्बिटल है वो चाहे ग्राउंड स्टेट में हो ये, चाहे ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, पूरी फिल होती है। और हमने क्या पढ़ा है कि ट्रांजिशन मेटल वह मेटल होता है जो ग्राउंड स्टेट में और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में उनकी क्या होनी चाहिए, उनकी जो d ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए। जैसे कि जिंक की अगर हम ग्राउंड स्टेट में बात करें, 3d10 4s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसके हम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, जिंक के ऊपर क्या आएगा, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, 4s ऑर्बिटल से। तो 3d10 4s0। तो यहां पर आप देखिए, जिंक जब ग्राउंड स्टेट में था तब भी उसकी 3d ऑर्बिटल भरी थी। जिंक जब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब भी उसकी 3d ऑर्बिटल पूरी की पूरी भरी हुई है। तो ये क्या होगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, जो ग्राउंड स्टेट में हो या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, उनकी क्या होनी चाहिए, d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए, दोनों में से एक में। इसी तरीके से जो कैडमियम होते हैं या Hg है, उनकी भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, पूरी फिल होती है। जैसे कैडमियम की क्या होगी ग्राउंड स्टेट में, 4d10 5s2, ये ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल फिल। अगर हम बात करें कैडमियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगी कैडमियम की, 4d10, 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए, 5s0। तो कैडमियम में देखिए ग्राउंड स्टेट में भी d ऑर्बिटल पूरी पूरी भरी हुई, एक्साइटेड स्टेट में यानी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी d ऑर्बिटल पूरी की पूरी भरी हुई। तो ये भी ट्रांजिशन मेटल नहीं है। इसी तरीके से जो Hg है, मरकरी और Cn है, ये भी इस तरीके से होंगे, ये भी ट्रांजिशन मेटल नहीं होंगे। अब आप कह सकते हैं कि जो कॉपर है, कॉपर का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d10 4s1, 3d10 4s1। इसमें भी तो क्या होता है, d ऑर्बिटल पूरी की पूरी भरी हुई होती है। तो ये ट्रांजिशन मेटल क्यों है, क्योंकि कॉपर की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें d ऑर्बिटल पूरी की पूरी भरी हुई होती है। कॉपर की अगर एक्साइटेड स्टेट निकालें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, Cu2 पॉजिटिव, यानी इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से निकलेगा। तो 3d9 4s1, कॉपर की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें उसकी d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, क्योंकि d ऑर्बिटल में 10 आने चाहिए थे, आ रहे हैं कितने, 9। कॉपर की ग्राउंड स्टेट में तो उसकी d ऑर्बिटल पूरी की पूरी फिल है, लेकिन कॉपर की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में उसकी d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इनकम्प्लीट है। और अगर d ऑर्बिटल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर ग्राउंड स्टेट में से, इन दोनों में से एक में भी, ग्राउंड स्टेट में से और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में से, इन दोनों में से एक में भी क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, तो वो ट्रांजिशन मेटल होता है। तो कॉपर इसलिए ट्रांजिशन मेटल है। The d orbital of the transition metal protrude to the periphery of the atom more than the other orbital s and p. Hence, they are more influenced by the surrounding as well as affect the atom or molecule surrounding them. इसमें कहा गया है कि जो d ऑर्बिटल होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, वो एटम की पेरिफेरी पर होते हैं। पेरिफेरी का मतलब एटम की बाउंड्री की तरफ होते हैं। जो s और p, ये हमारा एटम है। आपको पता है जो s और p ऑर्बिटल होते हैं, s और p ऑर्बिटल होते हैं, इनका इफेक्ट होता है न्यूक्लियस की तरफ। s और p ऑर्बिटल का इफेक्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ, जबकि जो d ऑर्बिटल होते हैं इनका इफेक्ट होता है पेरिफेरी की तरफ, बाउंड्री की तरफ। अब d ऑर्बिटल का इफेक्ट अगर पेरिफेरी की तरफ है, बाउंड्री की तरफ है, तो ये क्या करेंगे, ये जो दूसरे एटम है, सराउंडिंग एटम, उनको भी अफेक्ट करेंगे। क्योंकि ये हमारा एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा, ये चौथा, यानी इस एटम के पास आसपास दूसरे एटम भी मौजूद हैं।
और हमने क्या पढ़ा, जो डी ऑर्बिटल होती है वो पेरिफेरी की तरफ होती है, इसकी बाउंड्री की तरफ, एटम की बाउंड्री की तरफ। अब जब डी ऑर्बिटल का जो इफेक्ट है वो बाउंड्री की तरफ हो रहा है एटम की, और इस एटम की बाउंड्री के पास दूसरे एटम भी मौजूद हैं, इस एटम की बाउंड्री के पास दूसरे एटम भी मौजूद हैं, तो इन एटम को सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करेगा? डी ऑर्बिटल ही तो करेगा। एक बार फिर से बता देता हूं, ये हमारा मान लीजिए कोई एटम है, इसमें जो एस और पी ऑर्बिटल होंगे उनका इफेक्ट होता है न्यूक्लियस की तरफ, और डी ऑर्बिटल का इफेक्ट होता है बाउंड्री की तरफ, एटम की बाउंड्री की तरफ, और एटम की बाउंड्री के आसपास दूसरे एटम भी होते हैं। अब जब डी ऑर्बिटल का इफेक्ट बाउंड्री की तरफ हो रहा है तो इन एटम को सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करेगा? डी ऑर्बिटल ही तो करेगा, जो बाउंड्री के पास, जो जिसका इफेक्ट बाउंड्री की तरफ, वही इन एटम को, सराउंडिंग एटम को इफेक्ट करेगा। तो यही इसमें कहा गया है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो सराउंडिंग एटम को भी अफेक्ट करते हैं। इन सम रेस्पेक्ट आयंस ऑफ ए गिवन डीएन कॉन्फ़िगरेशन N1 to 9 हैव सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। कुछ रेस्पेक्ट में क्या होता है कि जो ऐसे आयंस जिनका कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, डीएन, यानी ऐसे आयंस जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, डीएन, एन का मतलब यहां पर 1 से 9, उनकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी सेम होती है। ऐसे आयन जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, डी एन, यानी यहाँ पर डी ऑर्बिटल में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हों, यहाँ पर डी ऑर्बिटल में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हों, ऐसे आयंस की मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी सेम होती है। उनकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर आधारित हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। वो किस पर बेस्ड हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। तो ऐसे आयंस जिसमें डीएन कॉन्फ़िगरेशन होगा, डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे। अगर उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी भी सेम शो करेंगे, यानी सिमिलर शो करेंगे। विद पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल दीज एलिमेंट एग्जिबिट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सच एज डिस्प्ले ऑफ ए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन एंड एंटरिंग इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद ए वैरायटी ऑफ लिगेंड्स। अब आपको पता है जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट है इनमें डी ऑर्बिटल पार्टली फिल्ड है, तो ये कुछ और कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाते हैं। पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल के कारण ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, कलर्ड आयन शो करते हैं, कलर शो करते हैं कंपाउंड में, और साथ ही साथ वैरायटी ऑफ लिगेंड के साथ जुड़कर कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं। द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आल्सो एग्जिबिट कैटालाइटिक प्रॉपर्टी एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। जो ट्रांजिशन मेटल है और उनके कंपाउंड हैं ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें मौजूद होते हैं। ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन डिस्कस इन डिटेल लेटर इन दिस यूनिट। इस यूनिट में बाद में ये सभी कैरेक्टरिस्टिक डिटेल में डिस्कस की गई है। There are greater similarities in the property of the transition element of a horizontal row in contrast to the non-transition element। हमारे पास नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट यानी S और P ब्लॉक के एलिमेंट, S और P ब्लॉक में क्या होता था? एक ग्रुप के जो एलिमेंट हैं यानी डाउन द ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो क्या करते थे? सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते थे। इसी तरीके से पी ब्लॉक एलिमेंट में भी एक ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट वो डाउन द ग्रुप सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं करते, बल्कि कैसे करते हैं? हॉरिजेंटली, यानी अलोंग द पीरियड। यानी ये ऐसे सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, वो सेम पीरियड के जो एलिमेंट होंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। यानी ज़्यादा सिमिलरिटी इसमें किस में होगी? अलोंग द पीरियड। फोर्थ पीरियड के सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, फिफ्थ के अलग, सिक्स्थ के अलग। डाउन द ग्रुप वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, तो ये इसमें फर्क है। एस और पी ब्लॉक में वर्टिकली सेम सिमिलरिटीज थी, लेकिन डी ब्लॉक में हॉरिजेंटली सिमिलरिटीज हैं। वी शैल फर्स्ट स्टडी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर ट्रेंड इन द हॉरिजॉन्टल रोज, पर्टिकुलरली 3D रो, एंड देन कंसीडर सम ग्रुप सिमिलरिटीज। पहले हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम मेनली 3D जो सीरीज है उस पर फोकस करेंगे। 3D सीरीज वाली, स्कैंडियम वाली, वो सीरीज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले उसकी हॉरिजॉन्टली पढ़ेंगे, उसके बाद अलोंग द डाउन द ग्रुप भी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है 8.1। On what ground can you say that scandium is a transition element but zinc is not? किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन जिंक नहीं है? स्कैंडियम में क्या होता है? स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1। स्कैंडियम में जो ये डी ऑर्बिटल है ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, जबकि अगर हम बात करें जिंक की, जिंक में क्या होता है? जिंक की चाहे ग्राउंड स्टेट हो 3d10 4s2, चाहे ग्राउंड स्टेट हो, चाहे जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो 3d10
4s0, ये दोनों ही स्टेट में क्या हो रहा है, इसकी डी ऑर्बिटल पूरी की पूरी भरी हुई है, इसलिए जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं होता, स्कैंडियम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड 3d ऑर्बिटल इन केस ऑफ स्कैंडियम एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इट इज रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। स्कैंडियम की ग्राउंड स्टेट में उसकी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट है, जबकि जिंक एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। जो जिंक होता है, चाहे उसकी ग्राउंड स्टेट हो चाहे ऑक्सीडाइज्ड स्टेट हो, उसमें डी ऑर्बिटल पूरी की पूरी भरी हुई होती है, तो इसलिए जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता।